नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिर से। आज हम बात करेंगे सीएनटी एक्ट का जो हम सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वीडियो के माध्यम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को तो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 चैप्टर तक सीएनटी एक्ट का 4 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उनके सारे इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में हम लोगों ने देखा था, किस धारा में क्या बात कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंस है उस धारा का, उस अधिनियम के तहत। इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हुए लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था 4 चैप्टर तक। 4 चैप्टर तक कंप्लीट करने का मतलब है कि हम लोगों ने 36 आर्टिकल से सेक्शंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो धारा 36 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अध्याय 5 का। अध्याय 5 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अध्याय 5 का जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है यहाँ पे खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। क्या बोल रहा है कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत अध्याय 5 में क्या चीज का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अगर आपसे पूछा जाए कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत धारा कितना में जिक्र किया हुआ है, तो धारा 37 में है। 37 सेक्शंस में सीएनटी एक्ट के तहत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे वही बात है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है कि धारा 37 क्या कहता है। तो 37 धारा जो है वो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बात करता है। यहाँ तक एक ही आर्टिकल के एक ही धारा में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, एक धारा से ही कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा है अध्याय 6। अध्याय 6 में है अंधी भोगी रैयत। अब देखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड आएगा, अंधी भोगी और अनाधि भोगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग देखते हुए अनाधि भोगी और अंधी भोगी में क्या डिफरेंस है। इस सारी चीज़ों का जिक्र हम लोग अध्याय को कंप्लीट करते हुए सब चीज़ का हम लोग जिक्र में समझेंगे। क्या है यहाँ पे धारा 38 के अंदर, पहले तो यहाँ पे कि अध्याय 6 में क्या बात किया गया है। तो अध्याय 6 में अंधी भोगी रैयत के बारे में बात किया गया है। अंधी भोगी रैयत के बारे में जो 38 आर्टिकल है, इसमें क्या कहा गया है कि अंधी भोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। देखिए, अंधी भोगी रैयत जो है, अंधी भोगी रैयत हम लोग किसको कहते हैं कि अंधी भोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। अब सपोज कीजिए, अंधी भोगी हम लोग बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को या उस रैयत को कहेंगे कि किसी का जमीन पर वो काम कर रहे हो और उसके लिए वो अगले को, भूस्वामी को, वो अपना कुछ टैक्स दे रहे हो, कुछ दर दे रहे हैं या फिर कोई कर दे रहे हैं, लेकिन वह कर कितना देगा, वह लगान कितना देगा, तो उसका पट्टा क्या होगा, कितने साल का पट्टा होगा, रजिस्ट्री कितने साल का होगा। तो ये बात जो डिपेंड करेगा कि कितना उसे लगान या फिर यूं कह लीजिए कि उसे कितना टैक्स देना होगा अंधी भोगी रैयत को प्रारंभिक में कितना देना होगा, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भूस्वामी यानी भूस्वामी जो उस जमीन के लैंडलॉर्ड हैं वे और अंधी भोगी रैयत जो है, इन दोनों के बीच में क्या एक एग्रीमेंट, क्या एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, किस आधार पर इन लोगों का तय हुआ है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा उसका लगान का। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अध्याय 6 के अंदर, अध्याय 6 के अंदर है अंधी भोगी रैयत। नेक्स्ट अगर हम धारा की बात करें तो नेक्स्ट धारा है 39। 39 में क्या कहा गया है कि अंधी भोगी रैयत को अपनी जोत का लगान, देखिएगा, अंधी भोगी मतलब जो मूल जो ओरिजिनल रैयत है उसके अंडर कोई दूसरा खेती कर रहा है रैयत, तो उसे हम लोग अंधी भोगी बोल रहे हैं। और अंधी भोगी जो है वो जोत का लगान उसी प्रकार दे होगा, किस प्रकार से वो पे करेगा, जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। समझिएगा, अधिभोगी रैयत और अंधी भोगी रैयत, 2 बात यहाँ पे कहा गया है। तो अंधी भोगी रैयत उसी तरह से अपने जोत का लगान यानी खेत पर जो काम कर रहे हैं, जो से उपजाऊ प्रोडक्ट अपना कृषि कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो लगान को पे करेंगे जिस प्रकार से अधिभोगी रैयत देते हैं, जिस प्रकार से अधिभोगी रैयत देते हैं। तो यह धारा कितना में जिक्र किया गया है, तो यह धारा हमारा 39 में जिक्र किया गया है। अब नेक्स्ट हम अगर धारा की बात करें तो नेक्स्ट धारा है हमारा 40। धारा में क्या कहा गया है कि अंधी भोगी रैयत
के लगान में वृद्धि। अब देखिए जो अंधी भोगी जो जमीन पर वो काम कर रहे हैं, जिसे उपजाऊ कर रहे हैं, या फिर वो टेन्योर एक प्रकार से टेन्योर्स पे लिए हुए हैं, तो उस अंधी भोगी रैयत पर लगान की वृद्धि कब होगा, कैसे होगा, इन सारी बातों का जो जिक्र है, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वो हमारा धारा 40 में किया गया है। ध्यान से एक बात समझिएगा कि चैप्टर 6 में जो कुछ भी बात कहा गया है वो अंधी भोगी रैयत के बारे में कहा गया। अंधी भोगी रैयत कब लगान देगा, कितना लगान देगा, किस आधार पर लगान देगा, उनके लगान में वृद्धि कब होगा, इन सारी चीज़ों के बात अगर देखा जाए तो चैप्टर 6 में है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा वरना मिस्टेक होने की। एक्चुअली देखिए हम लोग जब वीडियो कंप्लीट होगा तो एक बार हम लोग समराइज करेंगे सारी चीज़ों को एक वीडियो में, ताकि हम लोग उस चीज़ से कंपेयर ये कर सकेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो हम एक्चुअली जो माइंड में उसे हम लोग एक प्रकार से की पॉइंट की तरह से याद रख सकते हैं। जैसे चैप्टर 6 में है अंधी भोगी रैयत, 5 में खुदकट्टीदार प्राप्त अधिकार प्राप्त रैयत, उसी तरह से चैप्टर 4 में है हमारा रैयत के बारे में, रैयत कौन होगा। इसी तरह 2 में तो हम लोग एक बार पूरा का पूरा सब एक बार सीक्वेंस से उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनाधि भोगी रैयत को लगान में वृद्धि कब होगा, तो लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो रजिस्ट्री हुआ है जमीन का, तथा धारा 42 के अधीन करार, मतलब जो धारा 42 के अंदर जो चीज़ करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब है इसमें अगर कभी लगान बढ़ाया जाए या फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा कुछ समय के, लेकिन यही देना है, या फिर इंक्रीज होगा, इन सारी चीज़ों का प्रावधान जो रजिस्ट्रीकृत पंचनामे में सारा कुछ मेंशन होगा, या फिर धारा 42 के अधीन जो कुछ भी मेंशन होगा उसी के तहत ये चीज़ बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। आगे की बात करें तो धारा 41 क्या कहता है। धारा 41 कहता है कि अंधी भोगी रैयत को बेदखली का आधार। कैसे, मान लीजिए कोई अंधी भोगी रैयत है, तो अंधी भोगी रैयत को कब वहाँ से बेदखल किया जा सकता है, कब उसका जो राइट्स है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे कृषि वर्ष, हम लोगों ने पहला चैप्टर में ही देखा था कि परिभाषा में कृषि वर्ष क्या होता है। तो मान लीजिए लगातार तीसरे कृषि वर्ष के आरंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ हो। मान लीजिए कंटिन्यूअसली 2 वर्ष कृषि वर्ष हो जाने के बाद वो अभी भी टैक्स नहीं दिया है और तीसरे वर्ष में वो प्रवेश कर चुका है कृषि वर्ष में, और 90 दिनों तक अगर फिर से वो नहीं दे पा रहा है टैक्स या नहीं दिया है किसी कारणवश, तो उसका जो रैयत से उसको बेदखल किया जा सकता है। यह बात कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, तो 41। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। सीएनटी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीएनटी एक्ट का सिर्फ और सिर्फ धारा को आप समझ लीजिए और कौन सा धारा में कौन सी बातें कहा गया है और उस चैप्टर में क्या है, आपकी सारी चीज़ें आपका माइंड में लो। देखिए आप वकील नहीं हैं, आप इसके लिए बहस नहीं करने जाएंगे, आपको इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको पीटी तक, और आपका अगर मेंस में कुछ कुछ बातें आ जाता है झारखंड के भूमि सुधार अधिनियम में कुछ लिखने के लिए मेंस पेपर में, तो आपको यहाँ तक बहुत सारी हद तक काम करेंगे और आपको पूरे के पूरे 271 आर्टिकल्स धारा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप याद कर लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपका काफ़ी है पीटी प्लस मेंस के लिए। इसमें ज़्यादा हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड में हडल्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार सीएनटी एक्ट क्या है, एसपीटी एक्ट क्या है। ये बहुत आसान है, केवल समझने की ज़रूरत है। इसमें जो टेक्निकल फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अंधी भोगी रैयत को कैसे बेदखल किया जा सकता है। ये तो 3 वर्ष तक ये मान लीजिए लगान नहीं दिया और नेक्स्ट 2 साल तक और तीसरे वर्ष में भी 90 दिनों तक ये लगान नहीं दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से उसको बेदखल किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे या फिर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या होता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 90 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एनपीए 2 तरह से होता है, कॉमर्शियल लोन लिए हुए लोग होता है, पर्सनल लोन लिया हुआ होता है। तो कॉमर्शियल लोन में अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी अगर 90 दिन तक वो अपना ईएमआई या फिर पे नहीं करता है तो उसे हम लोग एनपीए घोषित कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार यूपीएससी, जेपीएससी या अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे इस बात से भी आप टेक्निकल फैक्ट्स से याद रख सकते हैं कि हम कब बेदखल कर सकते हैं।
तो दूसरे साल तीसरे साल में अगर वो 90 दिनों के अंदर वो लगान पे नहीं करता है तो उसको असमर्थ है, तो उसको हो सकता है। या फिर रजिस्टर में अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है इतने सालों के लिए आपका रजिस्टर कर दिए हैं, तो उस टाइम अगर समाप्त हो गया तो आप बेदखल हो सकते हैं। तो ये आसान चीज़ है, उसको समझने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट है धारा 42 में क्या कहता है कि यदि रैयत ने उचित एवं सामयिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो उचित लगान है, जो एक प्रकार जो फिक्स्ड लगान था उसको देने से वो मना कर दिया है, तो भूस्वामी जो लैंड लॉर्ड्स हैं, है ना, को बेदखल करने हेतु वे चाहेंगे तो बेदखल करने हेतु क्या करेंगे, वे उपायुक्त यानी डीसी को या फिर डीएम को, देखिए झारखंड बिहार में डीसी बोला जाता है और यूपी दिल्ली इस सब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डीएम कहलाते हैं। तो या डीएम या डीसी को ये क्या कर सकते हैं कि उपायुक्त को लेटर दे करके, एक आवेदन दे करके क्या कर सकते हैं, उपायुक्त द्वारा विभिन्न पक्षों को सुनने के पश्चात, अब आपने पिटिशन लगा दिया, आपने एप्लीकेशन लगाया, आप भूस्वामी, तो क्या होता है कि अगले को भी बुलाएगा, अगले पक्ष को और आपको भी बुलाएगा, दोनों के कंसेंट को, दोनों के राय को देखने के बाद डीसी या डीएम क्या करेंगे, उपायुक्त इनके दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेदखली होने या ना होने का निर्णय दे सकते हैं। अगर लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन बात है, इसको बेदखल किया जाना चाहिए, या उनको लगता है कि नहीं बेदखल नहीं होना चाहिए, तो यह सिर्फ और सिर्फ अधिकार किनका है, डीसी या डीएम यानी उपायुक्त को है, जिला के जो उपायुक्त हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 चैप्टर, 7 चैप्टर में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। 7 चैप्टर जो है सीएनटी एक्ट का, इसमें कहा गया है कि अध्याय 4 जो चैप्टर 4 है और चैप्टर 6 है, इसमें जो भी छूट प्राप्त है भूमि को लेकर के, लगान से कंसेंट हो या फिर किसानों को या फिर रैयतों को जो जो भी लगान में छूट हो, इन सारी बातों का जिक्र किसमें किया गया है पूरा डिटेल्स से, तो 7 चैप्टर में किया गया है। 7 चैप्टर में जो कुछ भी बातें कहा गया है वो अध्याय 4 में क्या और अध्याय 6 में क्या क्या छूट मिला हुआ है उसके बारे में जिक्र किया हुआ। अगर आप इतना भी ये बात याद रख लेते हैं तो आपका ये धारा पकड़ में आ जाएगा। और धारा इसमें क्या है, धारा 43 है, धारा 43 है। अब इसमें क्या कि भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमियों, अब मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, तो अगर मान लीजिए उसे विशेषाधिकार युक्त भूमि, जैसे मान लीजिए उसमें स्पेशल राइट है गवर्नमेंट का या फिर किसी समुदाय का या फिर किसी कम्युनिटी का या फिर वो पब्लिक पर्पस के लिए है, अन्य भूमि को अध्याय 4 और अध्याय 6 के प्रावधानों से छूट। अब इसमें क्या बात कहा जाता है, देखिए इसमें समझिए, थोड़ा समझिएगा कि निम्नलिखित प्रकार के अलग अलग प्रकार के भूमि पर ना तो अधिभोगी अधिकार उसमें होगा, ऑक्यूपेंसी राइट उसमें भी नहीं होगा, से नहीं अर्जित कर सकता है को, और ना ही उसमें कोई अधिभोगी रैयत के संबंधी प्रावधान लागू होंगे। कुछ ऐसे भूमि होंगे जिस पर ना ही अधिभोगी अधिकार लागू होगा और ना ही अंधिभोगी अधिकार लागू होगा, ना उसमें कोई लैंडलॉर्ड्स के राइट्स अपना दिखा सकते हैं कि ये मेरा राइट है यहाँ पे, ये दोनों में से कोई नहीं दिखा सकते हैं, वो अंधिभोगी या अनाधिभोगी है। तो इस तरह का प्रावधान का जो जिक्र किया गया है वो धारा 43 में किया गया है और चैप्टर 7 में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं नीचे, जैसे मान लीजिए सरकारी ज़मीन में जैसे होते बहुत कुछ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छावनी की बात कहा गया, कोई कंटेनमेंट है तो उसके भीतर सरकार की भूमि है, तो उसमें हो गया कोई सड़क हो गया, नहर हो गया, तटबंध हो गया, जलाशय हो गया, तो ये सारे जो लोक कार्यों के लिए जो पब्लिक यूज़ के लिए जो सारी चीज़ें बनाया जाता है, तो इस पर ना ही कोई अंधिभोगी या अनाधिभोगी इसमें कोई विशेषाधिकार नहीं रख सकता है, उसमें सरकार उसको लगान फ्री कर सकता है, छूट कर सकता है। तो यही चैप्टर 4 और 6 में दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 118 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे के अंतर्गत क्या है, भूमि के विशेषाधिकार युक्त भूमि में जिसे अधिभारी यानी उसमें टेनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष से या कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर आधारित किया। मान लीजिए कुछ ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए से आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए छावनी है, एग्जाम्पल के तौर पर छावनी है या फिर सड़क है या फिर नहर है या तटबंध है या जलाशय है, तो इन सारी चीज़ों को कभी कभी होता है कि सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कि आप वहाँ से लगान उठा लीजिए और मुझे दीजिए, लेकिन वो जो है एक्चुअली में गवर्नमेंट के अंदर होता है, उसमें कोई अंधिभोगी अनाधिभोगी उस चीज़ को नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारा धारा जो है हमारा 118 में जो जिक्र किया गया है वही कि मान लीजिए 1 साल के लिए किसी को दे दिया गया, 6 महीने के लिए मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया है, तो इन सारी चीज़ों को भी ये सारी बातें कहाँ पे लिखा हुआ, धारा 118 में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज चैप्टर 7
चैप्टर 7 में देखा कि चैप्टर 4 और 6 में जो जो भी छूट प्राप्त है भूमि में उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा चैप्टर 6 में, इसमें हम लोगों ने देखा कि अंधी भोगी रैयत क्या है, अंधी भोगी रैयत के लिए कब लगान, कब उसको बेदखल किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ये चैप्टर 6 में। और चैप्टर 5 में हम बात करेंगे खुदकट्टी, बात जो हम लोगों ने किया वो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की बात कहता है। तो इस तरह से हमारा ये 5, 6 और 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर का जिक्र रहेगा, वो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा लंबा भी चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि 8 चैप्टर और 9 चैप्टर को एक साथ कंपाइल करने का छोटा में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ये धाराएं आपको मैं बता रहा हूँ सारे, केवल इस चीज़ को मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर वीडियो को कंटिन्यूसली 1-2 बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में सारी बैठ जाएंगे, आप एग्ज़ाम में ईजिली तरीके से आप एग्ज़ाम क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।